सो नाउ वी आर बैक इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको बताऊं, मैंने जिस तरीके से कंपैरिजन बताया नेटिव्स लोगों के बारे में और सेटलर्स लोगों के बारे में, तो उसमें हमने काफ़ी हद तक ये बारीकी समझी थी कि ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका के अंदर कॉलोनी बनाई और अमेरिका के अदबगार अपने आप को बोलने लग गए। एंड देन फाइनली वहाँ पे सिविल वॉर होता है और वहाँ के नेटिव्स लोगों को अधिकार देने चालू कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके खुद अमेरिका पूरा का पूरा आज़ाद हो जाता है। अमेरिका आज़ाद होने के बाद दूसरी नई कॉलोनी बनाना चालू करता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं नहीं रुकती है, सेम ब्रिटेन के लोग यही सेम चीज़ उठा के पहुंचते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया की सेम वही कहानी होगी, वो लोग पूरी तरीके से वेलकमिंग होंगे, वो लोग पूरी तरीके से बिजनेस के मॉडल को नहीं जानते होंगे, वो उन सभी लोगों से वैसा ही काम करवाने की कोशिश कर रहे थे जैसा कि आपके क्या कहते हैं अमेरिका में रहने वाले नेटिव्स लोगों के साथ हो रही थी। अब थोड़ी बहुत 19-20 का इसके अंदर डिफरेंस है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप डाउनलोड करिए, नोट सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1911 में यह घोषणा हुई थी कि जिस तरीके से नई दिल्ली जो है कैपिटल बनाई जानी थी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की नई कैपिटल जो थी दोस्तों वो कैनबरा करके जो है वो बनाई जानी थी और कैनबरा ही ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल राजधानी बनाई गई थी और उसके बाद कैनबरा आपको एक कैपिटल दिखाई देगी। ठीक है, तो न्यू कैपिटल सजेस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया की 1911 के अंदर। पहले कुछ वुल्फ वीड गोल करके इसका नाम था, लेकिन बाद में कैनबरा बना। कैनबरा का मतलब नेटिव वर्ड मीन्स मीटिंग प्लेस। कैनबरा का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे लोग मुलाकात करते हो। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका में कॉलोनी बनाई थी, अब वो पहुंच रहे हैं कहाँ पे, वो पहुंच रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब जैसा कि हमने एक थ्योरी बताई थी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि सबसे पहले इंसान शुरुआती समय में आपके अफ्रीका में पैदा हुआ था और फिर वो ट्रांसफर होता 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 यहाँ पे आया होगा। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी अमेरिका के बारे में। सेम ऐसी ही थ्योरी बताई जाती है कि आज से 40,000 साल पहले न्यू गिरी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर हुए होंगे लैंड ब्रिज के थ्रू। देख लो, लैंड ब्रिज के थ्रू ये लोग यहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे। तो न्यू गिरी के अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ के नेटिव्स लोग जो थे पहले यहाँ रहते थे, फिर ये लोग यहाँ ट्रांसफर हुए होंगे। तो छोटे मोटे आपको ये आइलैंड से दिखाई दे रहे हैं, न्यू आइलैंड, छोटे मोटे टापूस टाइप वाले, आपको ईस्ट न्यू बहरटेन करके लिखा हुआ है ना, ये न्यू गिरी सारे के सारे टापू है जहाँ से ये लोग निकले। एंड देन फाइनली यहाँ पे टोरस स्ट्रेट आइसलैंड बार वर अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सारे लोग वहाँ पे रहते थे। देन फाइनली ये लोग यहाँ माइग्रेट हुए होंगे और माइग्रेट होने के बाद 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड तक बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 350 से लेकर 750 तक की अपने खुद की कम्युनिटी के लोग रहते थे। इनकी अपनी खुद की भाषाएं भी थी। चलो थोड़ा बहुत तो अच्छा है कि प्रेजेंट टाइम पे ये देखा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेटिव्स लोग थे उनकी भाषा इवॉल्व हो चुकी थी, जबकि अमेरिका के अंदर नेटिव्स लोगों के साथ ऐसा नहीं था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि नई दुनिया के मूल बाशिंदे जो आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, उन लोगों को इन्होंने क्या कहा, इन लोगों ने ओरिजिन यानी कि शुरुआत, और एब्रो मीन्स होता है से, ठीक है, एबे ओरिजिन इसको बोला जाता है। तो एबे ओरिजिन का मतलब शुरुआती समय से रहने वाले लोगों को एबो ओरिजिन कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिकन इंडियन लोगों को इन लोगों ने भी सेम यही कहा, जैसे फर्स्ट नोशन पीपल भी कहा जाता है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल बाशिंदे थे उन्हें एब्रो ओरिजिन यानी कि शुरुआती से रहने वाले लोग कहा जाता है, ये मेन चीज है। अच्छा, स्टोरी सेम वैसे ही है, जैसे ये लोग सेटलर से मिले, नई बातचीत बनाई, जैसे अमेरिका की कहानी थी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि ये लोग भूखे होंगे यूरोपियंस लोग, जबकि वहाँ के नेटिव्स लोग पेड़ पौधों को नहीं काटते होंगे, जानवरों को नहीं मारते होंगे। थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि 1606 में डच लोग जो थे ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड उन्होंने सबसे पहले देखा होगा। 1642 के अंदर एक तस्मान करके एक व्यक्ति है, इस बंदे का नाम आप देख सकते हो, तस्मान करके इस व्यक्ति का नाम है। ये पहली बार टापू पर पहुंचा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पास वाले टापू पे, ये रहा तस्मानिया टापू। इस टापू का नाम तस्मानिया इसके नाम से ही पड़ा। और उसके बाद फिर 1770 के अंदर जेम्स कुक करके एक बेटनी खाड़ी के पास पहुंचा। बेटनी खाड़ी आपको यहाँ दिखाई देगी, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉटनी लिखा हो, बॉटनी बे,
यहाँ पर पहुंचा, सिडनी के आसपास है ये जगह, यहाँ पहुंचा और उसको पहली बार पता चला कि ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो नेटिव पीपल थोड़े बहुत फ्रेंडली हैं। तो थोड़े बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जेम्स कुक की हत्या करने वाले भी वही लोग थे। फिर बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, ये थोड़े बहुत खूंखार भी हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और फाइनली इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कैप्चर करना चालू कर दिया। द ब्रिटिश हैड अडॉप्ट द सेम प्रैक्टिस इन द अमेरिका कॉलोनी अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट, देन दे कंटिन्यू इन ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स जब तक अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं बना वो उसको गुलाम बनाते रहे, साथ साथ में इसको भी गुलाम बनाता रहे। पर वही छोटा सा काम करते हैं, छोटी पहले कॉलोनी बनाएंगे, छोटा सा प्लेस कैप्चर करेंगे, बोल देंगे कि यार हम तो बिजनेस करने के लिए एक जगह ले रहे हैं, और उसके बाद इनसे थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे। यही सब ड्रामा इनका चलता है और ऐसा ही इन लोगों ने इनके साथ भी करा। Most of the early settlers were convinced who have been deported from the England and were their jail be ended were allowed to leave free people in the Australia or the condition that they did not return to the Britain। कितना सिंपल सा फंडा था। ब्रिटेन के अंदर जो मुजरिम लोग थे उनको पूरी तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता था इधर की तरफ में ऑस्ट्रेलिया में, और बोला जाता था कि आपकी सज़ा पूरी हो जाएगी, और सज़ा पूरी होने के बाद शर्त बस इतनी सी होगी कि आप ब्रिटेन में कभी नहीं रहेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहेंगे और वहाँ आपको फ्री लाइफ मिलेगी। तो भाई किसको नहीं पसंद है, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो कह सकते हो कि ब्रिटेन के लोगों का डिटेन सेंटर ऑस्ट्रेलिया बना था शुरुआती समय में, लेकिन मेन बात थी कि यहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाया जा सके, इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिला होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने ऐसी ही जनसंख्या बनाई और उसके बाद यहाँ पे ऑफकोर्स मूल निवासियों को बाहर निकाला, जो उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं था, उनकी ज़मीनों को छीनना चालू करा। ऑफकोर्स खेती करने के लिए इन्होंने बाहर से बहुत सारे चीनी यात्रियों को मंगवाया, जैसे इन लोगों ने अमेरिका में रेलवेज बनवाने के लिए उस टाइम पीरियड पे जब गोल्ड रश हुआ था तो वहाँ पे चीनी यात्रियों को मंगवाना चालू करा था। सेम ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये लोग खेती करने के लिए चीन से बहुत सारे कैदियों को मंगवाया करते थे। लेकिन बाद में 1974 के अंदर एक रूल बना कि ऑफकोर्स अगर ऑस्ट्रेलिया और चीन के लोग ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ मैं, अफ्रीका और चीन के बहुत सारे लेबर अगर ऑस्ट्रेलिया में आते रहेंगे तो वहाँ पे भी काले लोगों वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा कि अमेरिका के अंदर भी हुआ था कि काले लोग कहते हैं कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो उनको लगा कि यार ऐसा सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, तो इसको ख़त्म करा जाए। तो इसलिए 1974 में ये पॉलिसी हटाई गई और कहा गया कि ऑफकोर्स अब ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना, वहाँ पे इंपोर्ट करना और चीन के लोगों को वहाँ बुलाना ऑस्ट्रेलिया में और इंपोर्ट करना पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। उसके बाद ऑफकोर्स धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता चला गया और ये लोग कॉलोनीज बनाते चले गए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ समय के बाद वहाँ के खुद नेटिव लोगों की कंडीशन ख़राब होने लग जाती है। तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने और ब्रिटेन के राइटर्स ने उनके फैक्ट के बारे में लिखना चालू करा, तो फिर समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए हमने बहुत कुछ ब्रिटेन के लोगों ने गलत किया। तो क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनको WEH स्टेनर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस एक बुक लिखी है। इन्होंने बताया, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एब्रो ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने बताया कि ऑफकोर्स जो एब्रो ओरिजिन यानी कि शुरुआती से वहाँ पे लोग रह रहे थे, उनके साइलेंस के बारे में इन्होंने बताने की शुरुआत करी। इन्होंने अपनी बुक में क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमें एक कम्युनिटी है जो एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उनका यूनिक वे ऑफ स्टाइल, नेचर को समझना, क्लाइमेट को समझना, उनका कम्युनिटी सेंस कितना अच्छा था, उनकी स्टोरी, उनका टेक्सटाइल, उनकी पेंटिंग, उनकी कार्विंग स्किल, इस सब चीज़ को हमें अंडरस्टूड करना था, रिकॉर्ड करना था, उसका सम्मान करना था हम लोगों को, जबकि हमने इन लोगों को मारा और इन लोगों को गुलाम बनाया। उसके बाद खुद क्या कहते हैं, वाई वी वेरंट टोल्ड, एक बुक लिखने वाले व्यक्ति हेनरी रियॉन करके इनका नाम है, आई थिंक बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने ही बताया कि जिस टाइम पीरियड पे सबसे पहले कैप्टन कुक करके व्यक्ति थे जो क्या कहते हैं बॉटनी टापू में पहुंचे थे। सबसे पहले कब पहुंचे दोस्तों, 1770 के अंदर सबसे पहली बार जब पहुंचे। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया का इतिहास शुरू हुआ, जबकि रियल नहीं है, क्योंकि एब्रो ओरिजिन बहुत टाइम पहले से वहाँ पे रहते थे। तो आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का नामकरण या ऑस्ट्रेलिया के जीवन की शुरुआत सबसे पहले क्या कहते हैं आपके जेम्स कुक के द्वारा ही हुई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाई वी वेरंट टोल्ड के अंदर इन्होंने अपनी बुक में बताया कि जेम्स कुक के आने से हज़ारों साल पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल बाशिंदे रहते थे।
ऐसा सेम थ्योरी हमारे इंडिया के लिए चलती है। हमारे इंडिया में बोला जाता है कि वास्को डिगामा पहला बंदा था जिसने भारत की खोज करी, जबकि वास्को डिगामा के दादा परदादा या उसके दादा भी जिंदा नहीं होंगे जब से पहले भारत है ना। बस ये कि रिटर्न सबूत नहीं था, तो इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि जेम्स कुक के वहाँ पहुँचने से ही ऑस्ट्रेलिया की जान पहचान हुई, ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने अपनी बुक वाई वी वेरंट टोल्ड में बताया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1974 के अंदर यहाँ पे बहुसंख्यकवाद जिसे हम मल्टीकल्चरलिज्म बोलते हैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा गया और ये कहा गया कि ऑफ कोर्स हमें सभी को अधिकार देने चाहिए। जो चाइनीज लोग ऑस्ट्रेलिया में आए वहीं रह गए, जो अफ्रीकन लोग ऑस्ट्रेलिया में आए वहीं रह गए। इससे ब्रिटेन के लोगों का कल्चर खुद ऑस्ट्रेलियन लोगों का कल्चर मिक्स होता चला गया। इसलिए ये कहा गया कि हमें क्या कहते हैं उनके कल्चर का सम्मान करना चाहिए। एक महिला है ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है जिन्हें हम जुएट राइट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने जोरदार आवाज को बुलंद करा। उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग होने से कई नुकसानों को लेकर कविताएं लिखी। इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है कि कालो लोगों के लिए अलग संविधान बनाया गया। सेम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में ये बिल्कुल गलत हो रहा था उस टाइम पीरियड पे, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने आवाज उठाई। देन फाइनली 1974 मतलब 1970 के बाद ह्यूमन राइट्स के अधिकारों की बात होती है जिसमें बताया जाता है कि हर देश में हर व्यक्ति जो भी कोई भी रह रहा है उसके मूल अधिकार की बात होनी जरूरी है। दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ उससे पहले कोई संधि नहीं करी गई थी, क्योंकि भाई वो तो कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो है टेरा न्यूलस है। टेरा न्यूलस का मतलब जिसकी जमीन किसी से भी संबंधित ना हो वहां तो कोई भी जाके बस सकता है। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन के लोग वहां आके बसे तो उन्होंने पूरी तरीके से उनकी जमीन को थोड़ा एक्वायर करा, जबकि रियल ये था कि उन्होंने जमीन को एक्वायर करा था। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि टेरा न्यूलस का मीनिंग का मतलब ऑफ कोर्स ये हो सकता है किसी की जमीन ना हो, लेकिन जब ब्रिटेन के लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अफ्रीका के लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, चीन के बहुत सारे लेबर ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जब उनके बच्चे हुए तो दोस्तों उन्होंने अपने आप को ऑस्ट्रेलियन कहना चालू कर दिया। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स अलग अलग मल्टी कल्चर होगा, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इस हिसाब से काफी लंबे समय तक आंदोलन चला और दो फैक्ट सामने आए। पहला फैक्ट क्या आया? 1. To recognize that the native had strong historical bond with land and was sacred of them and which should be respected. ये बोला गया कि ऑफ कोर्स हमें ये मानना चाहिए कि नेटिव्स लोगों का उनके इतिहास से बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो उनके लिए धार्मिक चीज़ है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए और ऑफ कोर्स कभी भी इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि नेटिव्स लोग अनसिविलाइज्ड हैं, उनको खेती करना नहीं आता है, वो रहने लायक नहीं है, उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए या उनको ऑस्ट्रेलिया के उस हिस्से में भेज देना चाहिए जहाँ पे वो मरने खपने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बाद में जाके कि हमें एक पब्लिक अपॉलॉजिस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जो भी नेटिव्स लोगों के साथ और उनके बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, वाइट लोगों ने किया है, कलर्ड लोगों ने करा है, उसके लिए हमें नेशनल सॉरी डे बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि नेशनल सॉरी डे 1999 के टाइम पीरियड पे नेशनल सॉरी डे, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई से शुरुआत हुई और फाइनली फिर इसको बनाया जाने लग गया और कहा कि अब जो टेरा न्यूलस वाला सिद्धांत है वो ख़त्म है। ये पूरी तरीके से ज़मीन जो है नेटिव्स लोगों से बिलोंगिंग है, जो लोग यहीं पे रहते हैं ये उनसे संबंधित है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया आज़ाद होता है, कानून बनते हैं, वहाँ पर फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने चालू होते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी थी। सो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर यही था। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।